हेलो दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग। एमपीपीएससी 2026 के इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम परमार वंश के बारे में पढ़ेंगे। मालवा के परमार वंश ये कहे जाते हैं। इससे पहले हमने गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चंदेल, चालुक्य और आपका कलचुरी राजवंश के बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो परमार वंश के इस क्लास में हम पहले वंशावली समझेंगे और इसके बाद हर एक राजा के बारे में डिटेल्स में समझेंगे, उनके द्वारा किए गए कार्यों को समझेंगे। ठीक है। इनकी वंशावली चालू होती है उपेंद्र कृष्णराज से। ये संस्थापक था उपेंद्र कृष्णराज। इसके बाद इसका बेटा हुआ बैरी सिंह। बैरी सिंह ने राजधानी जो उज्जैन हुआ करती थी, उज्जैन से हटाकर कहाँ ले गया? धार। इसके बाद इसका पुत्र हुआ सियक द्वितीय। कुछ पुस्तकों में सिमुक या श्रीहर्ष भी कहा गया है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि मैं कंटेंट कहाँ से उठाया हूं, मैं ज्यादातर कंटेंट एक तो जो सबसे ऑथेंटिकेटेड बुक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल, उससे लिया हूँ। बाकी एक दो बुक्स और हैं जिससे कंटेंट लिया हूँ। तो जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसमें सियक द्वितीय नाम मिलता है। ठीक है। और कुछ बुक्स में सियक या सिमुक या श्रीहर्ष भी नाम मिलता है। तो पहला उपेंद्र कृष्णराज सिंह की वंशावली चालू होती है। बैरी सिंह इसका पुत्र है जो राजधानी उज्जैन से धार ले गया। सियक द्वितीय ये पहला परमार शासक है जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इससे पहले राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है। तो राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र घोषित कौन करता है? सियक द्वितीय। तो ये सवाल भी हो सकता है कि परमार वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? ठीक है, वो था सियक द्वितीय। सियक द्वितीय का पुत्र था वाकपति मुंज। वाकपति मुंज के बाद इसका पुत्र हुआ सिंधुराज। सिंधुराज का पुत्र राजा भोज। राजा भोज परमार वंश का सबसे प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी राजा हुआ। ठीक है, परमार वंश में। ठीक है। फिर जय सिंह प्रथम, उदयादित्य और मलहक देव ये अंतिम राजा हुए। ठीक है। तो ये तो रही इनकी वंशावली। दोस्तों, अब हम एक एक राजा के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, खासकर जो येलो से लिखे गए हैं उनके बारे में ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण राजा हैं इस राजवंश के। ठीक है। तो पहले तो ये समझते हैं थोड़ा सा परमार, ये जो वंश है, परमार राजवंश है, पहले इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये कहाँ से आए, इनका क्या इतिहास है। तो अगर आज का जो हमारा वर्तमान का पश्चिमी मध्य प्रदेश है दोस्तों, मालवा, मालवा में इस वंश ने राज किया है। और इससे पहले जब ये राजा नहीं होते थे तो ये प्रतिहारों के अधीन काम करते थे। ठीक है। और उसके बाद ये राष्ट्रकूटों के सामंत बन गए, राष्ट्रकूटों के सामंत बन गए। तो दंती दुर्ग के समय पर ये जो परमार थे ये राष्ट्रकूटों के सामंत बन गए। ठीक है। इनकी उत्पत्ति के बारे में भी कुछ मतभेद है। ठीक है। कुछ जो लोग हैं वो लोग ये कहते हैं कि, हालांकि परमार अपने आप को ये कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? अग्नि कुंड से। ठीक है। अच्छा, कुछ जनश्रुतियों में यह माना गया है कि जब वैदिक धर्म के समय पे जब वैदिक धर्म की रक्षा के लिए बेसिकली जो उस समय के ऋषि थे उन्होंने आबू पर्वत में एक यज्ञ किया। अब इस यज्ञ में क्या हुआ कि इस यज्ञ से चार योद्धा पैदा हुए, चार योद्धा निकले। ठीक है। और ये योद्धा हैं चौहान, चौहान, चालुक्य और परमार, परमार और प्रतिहार। ठीक है। तो एक तरह से ये यज्ञ हुआ जो आबू पर्वत में, उससे ये चार योद्धा निकले। ठीक है। और इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, चाचा पापा, चाचा पापा। ठीक है। चौहान, चाफार चालुक्य और पाफार परमार और पाफार प्रतिहार। ठीक है। तो ये समझ आई कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ लोग परमार मानते हैं कि अग्निकुंड से। और ये दूसरे जनश्रुतियों में भी यही दावा किया जाता है कि वैदिक धर्म की रक्षा के लिए ऋषियों ने एक यज्ञ किया आबू पर्वत पे और वहां से ये कुंड से ये चार योद्धा निकले जिनका नाम चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार रखा गया। ठीक है। अब बात करते हैं जो पहला राजा है, यानी कि उपेंद्र कृष्णराज।
ये संस्थापक है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो 812 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट नरेश थे गोविंद तृतीय। ये जो गोविंद तृतीय थे, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश को, गुर्जर प्रतिहार नरेश थे, कौन, नागभट्ट द्वितीय, इनको हरा देते हैं। अब ये गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय मालवा में शासन कर रहे थे। तो गोविंद तृतीय जो कि राष्ट्रकूट नरेश थे, इन्होंने प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को हरा दिया और मालवा इनसे जीत लिया। अब चूंकि गोविंद तृतीय हैं राष्ट्रकूट नरेश, ये राष्ट्रकूट के राजा हैं और राष्ट्रकूट है दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर उत्तर भारत में से रहकर वहां राज्य चलाना बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने उपेंद्र कृष्णराज को अपना सामंत नियुक्त किया, अपना सामंत नियुक्त किया मालवा का। ठीक है। तो मालवा में राजगद्दी पर बैठा दिया किसको, उपेंद्र कृष्णराज को सामंत नियुक्त करके। और गोविंद तृतीय खुद चले गए दक्षिण में, यानी कि अपने राष्ट्रकूट क्षेत्र में। ठीक है। यहीं से कृष्णराज परमार्ज वंश का स्थापना करता है। ठीक है। तो कृष्णराज जो है, यही उपेंद्र कृष्णराज परमार वंश की स्थापना ऐसे करता है। बात समझ आई। इसके पश्चात हुए बैरी सिंह। इसके पश्चात हुए कौन, बैरी सिंह। बैरी सिंह जो है परमार वंश में, ये जो बैरी सिंह द्वितीय हैं, इनका एक ही काम होता है कि राजधानी उज्जैन से हटाकर कहाँ ले जाते हैं, धार। तो उज्जैन से धार राजधानी करने का श्रेय किसको जाता है, बैरी सिंह द्वितीय। ठीक है। इसका पुत्र हुआ सियक द्वितीय। सियक द्वितीय पहला परमार वंश का शासक है जो अपने आप को राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो राष्ट्रकूटों के अधीन इससे पहले, यानी कि उपेंद्र कृष्णराज और बैरी सिंह राष्ट्रकूटों के अधीन कार्य करते थे, शासन करते थे। लेकिन सियक द्वितीय अपने आप को राष्ट्रकूट राजाओं से स्वतंत्र घोषित कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो सवाल, जैसा कि मैंने बोला, कि परमार वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन है, सियक द्वितीय है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले राजा की, जो है वाकपति मुंज। वाकपति मुंज यह एक महान प्रतापी राजा हुआ जो सियक द्वितीय का पुत्र था। ये 973 से 998, 973 ईस्वी से 998 ईस्वी तक राज करता है। दोस्तों, इसने बेसिकली चालुक्य नरेश जो थे, चालुक्य नरेश तैलप को, चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को 6 बार युद्ध में हराया था। कितनी बार, 6 बार युद्ध में हराया था। ठीक है। लेकिन 7वीं बार क्या होता है, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और नरेश तैलप द्वितीय को ये खदेड़ता है। और खदेड़ते हुए जो गोदावरी नदी है, पहले क्या होता था कि गोदावरी नदी के उत्तर भाग में परमार थे और दक्षिण भाग में कौन थे, ये चालुक्य थे। तो तैलप द्वितीय का पीछा करते हुए बागपति मुंज गोदावरी नदी पार कर जाता है। और जब गोदावरी नदी पार कर जाता है, तो वहां पर जो नरेश, ये चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय है, ये इसको बंदी बना लेता है। किसको, वाकपति मुंज को। ठीक है। बंदी बना लेता है और कुछ समय पश्चात इसको 1998 में मृत्यु दंड देता है और इसे मार देता है। कौन, तैलप द्वितीय। बात समझ आई। हालांकि जो बागपति मुंज है, इससे पहले ये कई राजाओं को इसने हराया था। ठीक है। और ये खुद भी एक कवि हृदय राजा था और इसके दरबार में अनेक दरबारी थे, अनेक विद्वान थे। इनमें से एक थे परिमल, परिमल पदम गुप्त। परिमल पदम गुप्त के बारे में बताएं दोस्तों, तो परिमल पदम गुप्त ये बागपति मुंज के समय भी रहता है। और इसका जो बागपति का पुत्र होगा सिंधुराज, सिंधुराज के समय पर भी ये दरबारी कवि रहते हैं, परिमल पदम गुप्त। परिमल पदम गुप्त ने एक रचना की थी, नवसाह सांख, नवसाह सांख चरित। ठीक है। तो नवसाह सांख चरित रचना किसकी है, परिमल की। ठीक है। धनिक एक इसके राज्य में विद्वान थे, जिन्होंने एक रचना की, यशो रूपावलोक। ठीक है, यशो रूपावलोक। ठीक है। इसके बाद धनंजय इसके दरबार में रहे, हलायुद्ध इसके दरबार में रहे, जिन्होंने एक रचना की, अभिधान रत्नमाला, अभिधान रत्नमाला। अमित जैसे विद्वान इसके दरबार में
रहे हैं। ठीक है। देखिए, इतिहास में कई ऐसे राजा हुए हैं, और जो बहुत प्रतापी राजा हैं, उनके प्रताप और उनके जो फेमस होने की वजह एक थी कि उनके दरबार में रहता कौन था। क्योंकि दरबारी कवि हैं, विद्वान हैं, ये उस राजा की असलियत, उस राजा के बारे में बताता है। ठीक है। एक चीज और समझिए, बागपति मुंज के समय मालवा में एक स्वर्ण युग का आरंभ हुआ था। ठीक है। तो कहा जाए एक तरीके से कि जो परमार वंश है, परमार वंश को आगे बढ़ाने का कार्य शुरुआत में बागपति मुंज ही करते हैं। बाद में राजा भोज आते हैं, लेकिन शुरुआत में जो परमार वंश है, इसको, इसके राज्य विस्तार का जो कार्य है शुरुआत में, वो बागपति मुंज ही करते हैं। इनके द्वारा कुछ जो कार्य किए गए हैं उनमें से है एक, धार में इन्होंने मुंज सागर झील बनवाया था। ठीक है। और मांडू के मुंज सागर का निर्माण कराया था। मांडू में, माफ करिए, मांडू में मुंज सागर का निर्माण कराया था, और धार में मुंज सागर झील का निर्माण कराया था। ठीक है। चलिए, तो आगे अगले राजा के बारे में बात करते हैं, जो इसका पुत्र था सिंधुराज। ठीक है। तो वाकपति मुंज का पुत्र हुआ सिंधुराज। ठीक है। सिंधुराज क्या है, बताया, बागपति का मुंज का पुत्र है, और परिमल गुप्त इसके राज दरबारी कवि भी रहे हैं। ठीक है। और जो नवशाह शांत चरित लिखा है, ये इसी के ऊपर लिखा गया है, इसी के, सिंधुराज के ऊपर ही लिखी गई है। ठीक है। परिमल गुप्त इसका दरबारी रहा है, जैसा बताया मैंने आपको। और सिंधुराज की कुछ उपाधियां हैं, जिसमें से है श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ बस। तो सिंधुराज को कुछ उपाधियां दी गई, जिनमें से है श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वल्लभ। ठीक है। इसके बाद सिंधु राज का जो पुत्र हुआ, जो इस परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा है, वो कौन था? राजा भोज। राजा भोज जो राज करते हैं, ये करते हैं 1000 से लेकर 1053, 1000 से लेकर 1053 ईस्वी तक राज करते हैं। सिंधु राज का पुत्र भोज इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जैसा कि अभी हमने बात किया। और राजा भोज, कई बार आपने सुना होगा। ठीक है। एक कहावत भी बड़ी प्रचलित थी कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो जब मैं पढ़ा रहा था आपको चंदेल वंश, वहां पर समझाया भी था। ठीक है। तो बात करें कि जो राजा भोज हैं, इनको कौन कौन सी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो राजा भोज, एक तो चेद, कलचुरी, जो कलचुरी थे, चेदी के शासक, इनको हराया था। गुजरात के शासकों को हराया था। लाट, कर्नाट आदि राजाओं को इसने परास्त किया था। ठीक है। साथ ही साथ भोज ने हिंदू शाही शासक आनंदपाल को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता भी भेजी थी। कब? 1008 में। मैंने बताया था दोस्तों कि जैसे गुजरात है, राजस्थान है, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिमों के आक्रमण होते थे, क्योंकि अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये इधर इधर ही पड़ता था। ठीक है। तो सबसे पहले उधर से मुस्लिम जो आक्रमणकारी होते थे, वो गुजरात साइड से ही आक्रमण करते थे। ठीक है। तो ऐसे में जो इधर के राजा थे, नॉर्थ या ईस्ट के राजा थे, उनका ये दायित्व था कि उधर मतलब जो गुजरात के शासक है, उनको इन मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध सहायता देना जरूरी है। नहीं तो अगर आएंगे तो गुजरात को हराने के बाद फिर वो मध्य प्रदेश में घुस जाएंगे, यहाँ पर भी लड़ाई करेंगे। ठीक है। तो इसलिए हिंदू शाही शासक आनंदपाल को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता भेजी थी, किसने? राजा भोज ने, 1008 ईस्वी में। ठीक है। 1020 ईस्वी में भोज ने शिलाहार काशी देव को पराजित किया, कोंकण पर विजय प्राप्त की। ठीक है। तो एक तो शिलाहार काशी देव को पराजित कर दिया, और दूसरा कोंकण पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। भोज ने जो गांगेय देव थे, कलचुरी शासक गांगेय देव को भी हराया था। ठीक है। तो गांगेय देव को भी किसने हराया? राजा भोज ने। जब मैं कलचुरी वंश पढ़ा रहा था, वहां पर भी मैंने ये चीज बताई थी, और यहीं से वो कहावत प्रचलित होती है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। समझ आई बात? तेली का अर्थ है यहाँ तैलप वंश से। ठीक है। ओके।
तो ये तो इनकी विजय थी। लेकिन जैसा कि अनेक राजा हुए कि इन्होंने शुरुआत में तो बहुत यश प्राप्त किया, लेकिन अंतिम समय पर इनको भी अपयश झेलना पड़ा और इनको भी कई पराजय झेलनी पड़ी। ठीक है। कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इनको परास्त किया। कब? 1047 में। ठीक है। तो जो कल्याणी के चालुक्य थे, सोमेश्वर प्रथम, ये राजा भोज को परास्त करते हैं 1047 में। ठीक है। और परास्त करके ये जो सोमेश्वर प्रथम है, इसने धार को बहुत बुरी तरह से लूटा, पूरा तहस नहस कर दिया और पूरी धार को लूट लिया। ठीक है। फिर 1053 में चालुक्य शासक भीम तथा त्रिपुरी के कलचुरी राजा, ये दोनों की संयुक्त सेना, त्रिपुरी के कलचुरी राजा थे कर्णदेव। ठीक है। त्रिपुरी के जो कलचुरी राजा थे वो कौन थे? कर्णदेव। और चालुक्य शासक कौन थे? भीम। ये दोनों की जो संयुक्त सेना है, ये धार में आक्रमण करती है, और इसी आक्रमण में, इसी युद्ध में भोज की मृत्यु भी हो जाती है। और ये दोनों शासक चालुक्य भीम और त्रिपुरी के कलचुरी धार को आधा आधा बांट लेते हैं। बात समझ आई? तो इस तरह से राजा भोज का अंत होता है, जो कि एक महान शासक थे। ठीक है। लेकिन अंत एक बहुत ही दुखद मोड़ में होता है। ठीक है। राजा भोज के अगर निर्माण कार्यों की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने एक भोज ताल बनवाया था भोपाल में। भोज ताल बनवाया था कहां पर? भोपाल में। ठीक है। दूसरा, एक संस्कृत विद्यालय बनाया था भोजशाला। संस्कृत विद्यालय क्या बनवाया था? भोजशाला। ठीक है। ये कहाँ थी भोजशाला? धार में। ठीक है। धारा या धार, पहले धार नगरी को धारा बोला जाता था। ठीक है। दूसरा है भोजपुर में बेतवा पर विशाल बांध भी बनवाया था। ठीक है। राजा भोज ने बनवाया था, जिसे होशंग शाह बाद में नष्ट करा दिया था। तो ये जो बेतवा नदी पर भोजपुर में विशाल बांध बनवाया था, उसको नष्ट किसने कराया? होशंग शाह ने। फिर भोज ने आरा के पास भोजपुर नगर बसाया। कहां पर? आरा के पास में भोजपुर नगर बसाया। ठीक है। भोजपुर में ही एक विशाल साइक्लो साइक्लोपियन बांध बनवाया था। विशाल साइक्लोपियन बांध बनवाने का कार्य भी करते हैं। आईने अकबरी में इनके बारे में कहा गया है। आईने अकबरी में कहा गया है, आईने अकबरी के अनुसार जो राजा भोज थे, इनकी राजसभा में कहा जाता है कि 500 विद्वान थे। समझ रहे हो? मैंने अभी बताया कि कोई राजा कितना विद्वान है, कितना प्रतिष्ठित है, कितना प्रतिभाशाली है, वो बताता है कि उसके दरबार में कौन है। ठीक है। तो इसके दरबार में 500 विद्वान मौजूद थे, जिनमें धनपाल, उबत आदि विद्वान यहाँ पर थे। कहा जाता है कि जो राजा भोज हैं वो स्वयं भी एक विद्वान थे, और विभिन्न विषयों पर इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। 23 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। 23 ग्रंथ की रचना स्वयं राजा भोज ने किया है। और इनकी पत्नी भी अत्यंत विदुषी थी। इनकी पत्नी का नाम था लीलावती। ठीक है। लीलावती जो है, ये राजा भोज की पत्नी थी, और साथ ही साथ भास्कराचार्य द्वितीय की ये पुत्री थी। भास्कराचार्य कौन थे? ये गणितज्ञ थे। ठीक है। तो भास्कराचार्य द्वितीय की पुत्री थी कौन? लीलावती। और भास्कराचार्य ने, और खुद भी लीलावती गणित की विद्वान थी, विदुषी थी। और भास्कराचार्य ने अपनी गणित की रचना इन्हीं के नाम पे की थी। ठीक है। तो ये तो रहा राजा भोज के बारे में, एक महान शासक। शुरू में बहुत विजय प्राप्त की, लेकिन जो अंत हुआ वो बहुत दुखद अंत होता है। ठीक है। अब बात करते हैं राजा भोज के बाद जो अन्य राजा आए, वो कहीं ना कहीं दूसरे वंश के अधीन ही, एक तरह से सामंत बनकर या अधीन बनकर ही कार्य किए हैं या शासन किए हैं। जयसिंह प्रथम राजा भोज का पुत्र हुआ। ठीक है। जयसिंह प्रथम ने दक्षिण के विक्रमादित्य चालुक्य से सहायता लेकर मालवा से कलचुरियों को बाहर कर दिया था। ठीक है। जो कलचुरी मालवा पर राजा भोज को मार के शासन करने लगे थे, इनका पुत्र जयसिंह प्रथम चालुक्यों से मदद लेकर कलचुरियों को मालवा से बाहर भगा देता है। ठीक है। इसके बाद एक राजा हुए उदयादित्य। उदयादित्य, इसके रानी के बारे में कहा जाता है कि वो सालमाली जो थी, भोपाल में एक मंदिर बनवाया था, सभा मंडल। क्या बनाया था? सभा मंडल। किसके द्वारा बनाया गया था? साल माली के द्वारा। लेकिन कुदसिया बेगम, बाद में ये कुदसिया बेगम है, इसी सभा मंडल पर क्या बना दिया? मस्जिद बना दिया। इसको तोड़ के क्या बना दिया?
मस्जिद बना दिया। तो भोपाल में जो मंदिर सभा मंडल का निर्माण साल माली ने कराया था, जो कि उदयादित्य की पत्नी थी, बाद में कुदसिया बेगम ने इसे मस्जिद बना डाला था। और परमार वंश के जो अंतिम शासक हुए वो हुए मलहक देव। मलहक देव 1305 ईस्वी में परमार वंश के अंतिम शासक हुए, और इनको मलहक देव को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे आइन उल मुल्क ने हरा दिया मलहक देव को, ठीक है, पराजित किया, और मालवा को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। ठीक है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि परमार वंश इस वीडियो में आपको काफी तथ्य मिले होंगे, और जो एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश किया है कि हर एक राजा के जो भी फैक्ट्स हैं, चाहे उनके राज दरबारी या राजकवि या उनकी रचनाएं या उनके किए गए कार्य, उन सबको समाहित किया जाए इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।